नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज हम इसरो यूआरएससी में ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन का पार्ट 4 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ सेकेंडरी करंट ऑफ अ करंट ट्रांसफार्मर। धारा ट्रांसफार्मर के द्वितीयक धारा का मानक मूल्य क्या होता है? ए 10 एम्पियर, बी 5 एम्पियर, सी 2 एम्पियर एंड डी 1 एम्पियर। दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड के नियम के अकॉर्डिंग करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग का अपना एक रेटेड करंट होता है। सेम रेटेड करंट करंट ट्रांसफार्मर की सेकंड वाइंडिंग का होता है। प्राइमरी वाइंडिंग में जो रेटेड करंट होता है वो कितने एम्पियर होता है? वो 10 एम्पियर हो सकता है, 12.5 एम्पियर हो सकता है, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर, 30 एम्पियर, 40 एम्पियर, 50 एम्पियर, 60 एम्पियर, 75 एम्पियर। और दोस्तों करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग का जो करंट होता है वो होता है 1 एम्पियर और 5 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, करंट ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, ये हाई वैल्यू ऑफ करंट को लो वैल्यू ऑफ करंट में चेंज कर रहा है ताकि हम सेफली लोड के करंट को मेजर कर सके। अब हमें करंट ट्रांसफार्मर में कौन से रेटेड करंट को चूज करना है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, हमने एक एग्जांपल लिया है। सपोज जो करंट ट्रांसफार्मर है उसका करंट रेशियो कितना है? 100:1 है, यानी कि उसकी प्राइमरी वाइंडिंग में 100 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और जो उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। और नंबर ऑफ वाइंडिंग इन प्राइमरी कितना है? इसमें एक वाइंडिंग है। और दोस्तों हमने करंट ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न सप्लाई करी है वो कितनी करी है? वो हमने एक करी है, क्योंकि इसमें हमने क्लियर लिखा हुआ है कि जो हम वाइंडिंग यूज कर रहे हैं ये बार वाइंडिंग यूज कर रहे हैं। अब बार वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो हमेशा 1 के इक्वल रहते हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन में पूछा जाए कि व्हाट इज बार वाइंडिंग, बार वाइंडिंग वो वाइंडिंग है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने रहेंगे? एक रहेंगे। तो बार वाइंडिंग को हमने प्राइमरी साइड पे अप्लाई करा। तो दोस्तों करंट ट्रांसफार्मर में हमें एम्पेयर टर्न रेशियो को बैलेंस करते हुए चलना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, एम्पेयर टर्न रेशियो यानी एम्पेयर टर्न रेशियो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइमरी करंट होगा मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ टर्न्स, वो किसके बराबर होगा? वो सेकेंडरी करंट के बराबर होगा मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ टर्न्स। अब प्राइमरी करंट कितना है? 100 एम्पियर है, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? 1 एम्पियर है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सेकेंडरी में, क्योंकि सेकेंडरी में हमें आउटपुट करंट कितना मिल रहा है? वो 1 एम्पियर मिल रहा है, तो हमें नंबर ऑफ टर्न्स कितनी करनी पड़ेगी? वो 100 करनी पड़ेगी। यानी कि सेकेंडरी में हमारी टर्न्स 100 गुना बढ़ जाएंगी और करंट हमें केवल 1 एम्पियर मिलेगा। तो इस तरीके से हम एम्पियर टर्न रेशियो को बैलेंस करते हैं। अब क्योंकि दोस्तों हमने सेकेंडरी में क्या करा है, हमने करंट की वैल्यू को डाउन करा है, तो इसी वजह से क्या होता है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया काफी ज्यादा कम होता है। तो अगर आपने रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका मतलब ये हुआ कि जितना पतला क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा या जितना कम क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। क्योंकि दोस्तों हम करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में जो वायर्स के टर्न्स है वो काफी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस वजह से जो करंट ट्रांसफार्मर का साइज होता है वो बढ़ जाता है। अगर हम 1 एम्पियर की जगह सेकेंडरी में 5 एम्पियर का इस्तेमाल करें, यानी कि हमें आउटपुट 5 एम्पियर मिले, तो उस केस में क्या होगा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। प्राइमरी में अभी भी 100 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और अभी भी बार वाइंडिंग का यूज करा जा रहा है। अब क्योंकि हमें आउटपुट 5 एम्पियर चाहिए तो करंट तो हमारा 5 एम्पियर हो गया, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो जाएंगी? वो 20 हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमने 100 बार तारों को लपेटा, अब 20 बार तारों को लपेटा, तो उससे क्या होगा, जो करंट ट्रांसफार्मर का साइज है वो कम हो जाएगा और हमें इंसुलेशन रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। सो दोस्तों अभी हम क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं। इसके आंसर 2 हो सकते हैं, एक 1 एम्पियर भी हो सकता है, एक 5 एम्पियर भी हो सकता है। एक्चुअली में आंसर इनको देना चाहिए था रेंज में 1 एम्पियर एंड 5 एम्पियर। तो इसके 2 आंसर बनते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 है, द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज अ। एक वितरण ट्रांसफार्मर डैश होता है। ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर, बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सी करंट ट्रांसफार्मर एंड डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल आमतौर पर घरों में बिजली पहुंचाने और इंडस्ट्रियल एरिया को बिजली देने में किया जाता है। कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में हम क्या करते हैं, हम वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं ताकि हम इजीली घरों तक बिजली पहुंचा सकें। तो सबसे पहले क्या होता है, जब ट्रांसमिशन होता है बिजली का तो काफी हाई वोल्टेज में ट्रांसमिशन होता है, 11 kV, 33 kV, इससे भी हाई वोल्टेज में ट्रांसमिशन हो रहा होता है। तो पहला आता है आपका सब स्टेशन। सब स्टेशन में पहली बार स्टेप डाउन होता है वोल्टेज, उसके बाद ये जाता है डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में। डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में फर्दर इसको स्टेप डाउन करा जाता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल से ये लास्ट स्टेज में घरों को बिजली प्रोवाइड करता है। और दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो अप टू 200 kV होती है। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन होता है वो अधिकतर कौन सा होता है? डेल्टा स्टार कनेक्शन, यानी कि जो प्राइमरी साइड होती है जहाँ से हमें हाई वोल्टेज मिल रहा है वो होती है डेल्टा कनेक्शन में, और जहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं या स्टेप डाउन वोल्टेज कर रहे हैं उसके बाद फर्दर उसको घरों में पहुंचा रहे हैं वो होती है हमारी स्टार कनेक्शन में, यानी कि सेकेंडरी साइड हमेशा स्टार में कनेक्टेड रहती है। अब क्योंकि हमने सेकेंडरी साइड को स्टार में कनेक्ट करा हुआ है तो उस समय एक न्यूट्रल पॉइंट मिल जाता है और इससे ट्रांसफार्मर की फॉल्ट प्रोटेक्शन का भी इंतजाम हो जाता है। तो ये एडवांटेज होता है डेल्टा स्टार कॉन्फ़िगरेशन का। अब दोस्तों
दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जो ऑपरेशन होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जो हम एफिशिएंसी निकालते हैं वो कौन सी निकालते हैं, वो ऑल डे एफिशिएंसी निकालते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो बिजली होती है वो घरों में इस्तेमाल होती है, तो हर एक घर का अपना एक यूटिलाइजेशन पैटर्न होता है लोड को इस्तेमाल करने का। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है इसी वजह से ऑल डे एफिशिएंसी इसकी काउंट करी जाती है। तो कभी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आपका लाइट लोड पे काम करेगा, कभी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आपका हैवी लोड पे काम करेगा, और रात के टाइम पे तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कोई भी लोड पर काम नहीं कर रहा होता है। तो इसका ओवरऑल मतलब क्या है कि लोड यूटिलाइजेशन पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में वेरी करता रहता है। और दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के नो लोड के केस में कौन से लॉसेस सबसे ज्यादा होते हैं या कौन सी हानि सबसे ज्यादा होती है, वो होती है कोर लॉसेस। और दोस्तों कॉपर लॉसेस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कब होते हैं, जब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लोड अप्लाई होता है। तो ये कुछ फंक्शन थे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड इनसाइड द ब्रीदर टू प्रिवेंट द मॉइस्चर एंटरिंग द ट्रांसफार्मर। परिवर्तित में आर्द्रता प्रवेश रोकने के लिए शोषक के अंदर किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ए सोडियम क्लोराइड, बी सोडियम सिलिकेट, सी सिलिका जेल एंड डी कॉपर सल्फेट। दोस्तों ट्रांसफार्मर ऑयल की कुछ खास रिक्वायरमेंट होती है। एक तो ट्रांसफार्मर ऑयल आपका इम्प्योरिटी से मुक्त होना चाहिए, यानी कि ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर कोई भी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। और वो अशुद्धि कौन सी हो सकती है, वो अशुद्धि एल्कलाई हो सकती है, सल्फर हो सकती है, और एक और है मॉइस्चर। मॉइस्चर ट्रांसफार्मर ऑयल को सबसे ज्यादा खराब करता है। अगर मॉइस्चर का परसेंट ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर 0.0008% भी हो जाए, कितना कम लग रहा है आपको, और वाकई में बहुत कम है, लेकिन अगर इतना भी मॉइस्चर आपके ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर चला जाए तो ट्रांसफार्मर ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ काफी हद तक कम हो जाती है। अगर ट्रांसफार्मर ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हुई, उससे क्या होगा, ट्रांसफार्मर ऑयल का फ्लैश ओवर पॉइंट काफी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाएगा। दोस्तों जो ट्रांसफार्मर की रेंज होती है वो 500 से 700 केवी होती है। उसके बाद हम ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो हम ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं वो हम 500 केवी के ऊपर यूज करते हैं। जो 500 केवी तक के आपके ट्रांसफार्मर होते हैं वो एयर टाइट होते हैं और उनको सील करा जाता है गास्केट के थ्रू, तो उनमें मॉइस्चर होने का खतरा काफी ज्यादा कम होता है। लेकिन जब ट्रांसफार्मर 500 केवी से ज्यादा के हो जाते हैं, यहाँ पे 700 केवी लिखा है, आप उसकी रेंज मान के चलिए 500 से 700 केवी है, तो जब ट्रांसफार्मर का साइज बढ़ जाता है तो उसमें हम यूज करते हैं ऑयल का। और जब हम ऑयल का यूज करते हैं तो ऑयल में होता है दोस्तों एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि जब हम ट्रांसफार्मर को लोड देते हैं तो ऑयल थोड़ा हीटअप हो जाता है, और जब ऑयल हीटअप होता है तो उसमें गैस प्रोड्यूस होती है, और जब ऑयल ठंडा होता है तो ऑयल थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जब ऑयल हीटअप होता है और ऑयल का लेवल बढ़ता है तो जो एक्सेस ऑयल होता है वो कहाँ चला जाता है, वो कंजर्वेटर में चला जाता है। और इसी सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के प्रोसेस को, यानी कि ऑयल के कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन को ब्रीथिंग कहा जाता है। ब्रीथिंग का मतलब सिंपल टर्म्स में होता है सांस लेना। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े एक्सपेंड होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सेम चीज यहाँ पे ट्रांसफार्मर में हो रही है। जब ऑयल गर्म होता है या ऑयल का टेम्परेचर चेंज होता है तो ऑयल एक्सपेंड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है ब्रीथिंग। अब आता है ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक एक सेपरेट चैम्बर होता है, यहाँ एक सेपरेट स्पेस होता है जो मेन ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट रहता है। और जब ऑयल एक्सपेंड होता है ड्यूरिंग हीटिंग, तो जो भी एक्सेस ऑयल होता है या जो भी एक्सेस गैस फ्लो करती है वो कंजर्वेटर के अंदर फ्लो करती है, ताकि ट्रांसफार्मर को एक्सपेंशन का स्पेस मिल सके। अब मेन पार्ट में आते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो था सिलिका जेल का। सिलिका जेल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सिलिका जेल ट्रांसफार्मर में इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि वो मॉइस्चर को, यानी कि वो नमी को एब्जॉर्ब करता है। जब ट्रांसफार्मर ब्रीथ करता है ना दोस्तों, तो क्या होता है कि वो बाहर की एयर को अपने ट्रांसफार्मर के अंदर सक करता है। अब जो वो बाहर की एयर को ट्रांसफार्मर सक करेगा तो ऑब्वियस सी बात है बाहर की एयर में हल्की सी मॉइस्चर तो होता ही है। तो अगर वो मॉइस्चर आपके ट्रांसफार्मर ऑयल में चला गया तो ट्रांसफार्मर ऑयल की क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो सिलिका जेल क्या करता है, सिलिका जेल उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो ट्रांसफार्मर को एयर मिलती है वो आपकी शुष्क एयर होती है बिल्कुल, यानी कि ड्राई एयर। और एग्जाम में क्वेश्चन इसके बारे में भी पूछा जा चुका है कि फ्रेश सिलिका जेल का कलर क्या होता है। तो दोस्तों फ्रेश सिलिका जेल का कलर ब्लू होता है, और मॉइस्ट सिलिका जेल, यानी कि जब सिलिका जेल में मॉइस्चर आ जाता है तो उस समय सिलिका जेल का कलर पिंक होता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर के अंदर क्या क्या प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लगे होते हैं, उसमें ब्रीथर लगा होता है, उसमें कंजर्वेटर लगा होता है, उसमें बुखोल रिले लगी होती है। बुखोल रिले ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कंजर्वेटर को भी मोटा मोटा हम बता चुके हैं, और ब्रीथर के अंदर ही होता है दोस्तों सिलिका जेल। तो सिलिका जेल क्या कर रहा है, आपका मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है। सेम चीज यहाँ पे भी लिखी गई है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि जब ट्रांसफार्मर लोडेड होता है और उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑयल एक्सपेंड करता
जाता है और देन जब उसका टेम्परेचर कम होता है देन ऑयल का वॉल्यूम गिर जाता है तो ऑयल कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन को क्या बोला जाता है? ब्रीथिंग बोला जाता है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको पूरे एग्जैक्ट पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, तो आपको कोई भी किताब खोलने की जरूरत ना पड़े और आप इस पीडीएफ से ही आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। जब दोस्तों ऑयल के साथ ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट बनता है तो वो ऑयल के साथ रिएक्शन करता है, उसको ऑक्सीडाइज करता है, जिसकी वजह से ऑयल के अंदर स्लजेस बनना शुरू हो जाते हैं। मैं किस ऑयल की बात कर रहा हूँ? मैं ट्रांसफॉर्मर ऑयल की बात कर रहा हूँ। और स्लजेस क्या होती है? वो गाद होती है, जो हम थोड़े क्वेश्चन पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो गाद है ये ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग को इफेक्ट कर सकती है और ये ट्रांसफॉर्मर के अंदर हीट ट्रांसफर के प्रोसेस को खराब कर सकती है, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मर में शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, द टर्न रेशियो ऑफ अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इज 10 इफ द इनपुट सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, व्हाट इज द आउटपुट सप्लाई फ्रीक्वेंसी? किसी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का फेरा अनुपात 10 है, यदि इनपुट सप्लाई आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट सप्लाई आवृत्ति कितनी होगी? दोस्तों ट्रांसफॉर्मर के टर्न रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है प्राइमरी वोल्टेज अपॉन में सेकेंडरी वोल्टेज इक्वल्स टू प्राइमरी टर्न्स अपॉन में सेकेंडरी टर्न्स। ये टर्न्स कौन सी है? ये घुमाव कौन सा है? ये वाइंडिंग का घुमाव है, विच इज इक्वल्स टू सेकेंडरी करंट अपॉन में प्राइमरी करंट। अब इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, प्राइमरी टर्न्स और प्राइमरी वोल्टेज सीधा अनुपातिक होता है। तो इसका मतलब अगर प्राइमरी टर्न्स ज्यादा होंगी तो वोल्टेज भी ज्यादा होगा। और दोस्तों टर्न्स अपोजिट होती है करंट के। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जितनी ज्यादा टर्न्स होंगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो अगर हमने टर्न्स ज्यादा रखी तो ऑब्वियस सी बात है वाइंडिंग की लेंथ ज्यादा हो जाएगी, और वाइंडिंग की लेंथ ज्यादा हो जाएगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, और जब रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो आपका करंट कम हो जाएगा। तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। अब दोस्तों ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है, सबको पता है। और दोस्तों ट्रांसफार्मर क्या कन्वर्ट करता है? ये वोल्टेज और करंट के लेवल को कम करता है बाय मेंटेनिंग द पावर एंड फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट पावर डिवाइस है और ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस है। ये वोल्टेज को स्टेप अप करता है या वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है। जब ये वोल्टेज को स्टेप अप कर रहा होता है तो सेकेंडरी में जो करंट डेवलप होगा वो कम होगा। अगर वो वोल्टेज को स्टेप डाउन कर रहा है तो सेकेंडरी में जो करंट डेवलप होगा वो ज्यादा होगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं 100 वोल्ट की पावर को ट्रांसफर करना है एक ट्रांसफार्मर की मदद से, पर इसमें एक कंडीशन है कि यहाँ पे जो वोल्टेज था वो 10 वोल्ट था और करंट भी यहाँ पे 10 एम्पीयर था। अब हमें सेकेंडरी में वोल्टेज को स्टेप अप करना है, यानी कि वोल्टेज अब कितना हो जाना चाहिए? 20 वोल्ट हो जाना चाहिए। अब क्योंकि ट्रांसफार्मर क्या है? कांस्टेंट पावर डिवाइस है, पावर अभी भी 100 वोल्ट रहेगी, लेकिन अब ये क्या करेगा? अब हमें क्योंकि 20 वोल्ट चाहिए सेकेंडरी में तो ये करंट को कम कर देगा। अब करंट कितना हो जाएगा? 5 एम्पीयर हो जाएगा। तो दोनों में जो वोल्टेज है या दोनों में जो पावर है सेम है, बस इसने करंट की वैल्यू को कम या ज्यादा कर दिया। तो ये एक ट्रांसफार्मर का काम होता है। लेकिन ऐसा करते हुए ट्रांसफार्मर क्या करता है? वो फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता, फ्रीक्वेंसी आपकी सेम ही रहेगी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर इनपुट सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अगर इनपुट सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट सप्लाई फ्रीक्वेंसी भी आपकी 50 हर्ट्ज रहने वाली है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, इन ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर ऑयल इज यूज्ड एज। तेल से बने ट्रांसफार्मर में तेल डैश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ए कूलिंग एजेंट, बी इंसुलेटिंग एजेंट, सी वाइब्रेशन आइसोलेटर, डी नन ऑफ द अबव। ट्रांसफार्मर ऑयल के कुछ मेन फंक्शंस होते हैं। एक होता है इंसुलेशन। ट्रांसफार्मर ऑयल ट्रांसफार्मर वाइंडिंग को इंसुलेशन प्रोवाइड करता है और अदर लाइव पार्ट को भी इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, और ट्रांसफार्मर ऑयल एक बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है। तो जब भी ट्रांसफार्मर वर्क करता है तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग हीट जनरेट करती है, तो ये एक्सेसिव हीट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे आपकी ट्रांसफार्मर वाइंडिंग भी सेव रहती है और इंसुलेशन आपका ट्रांसफार्मर को शॉर्ट सर्किट से भी बचाता है। नेक्स्ट है कूलिंग। ट्रांसफार्मर ऑयल ट्रांसफार्मर के अंदर सर्कुलेट होता है, तो जिसकी मदद से वो क्या करता है? वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब उसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया तो इससे आपका ट्रांसफार्मर ज्यादातर कूल रहता है और वो एफिशिएंटली अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट है कोरिजन प्रिवेंशन। अब क्योंकि दोस्तों ये ट्रांसफार्मर ऑयल एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में, तो आपके जो मेटल कंपोनेंट है उनमें कोई भी रस्ट या कोई भी जंग नहीं लगेगी। लेकिन ट्रांसफार्मर ऑयल लुब्रिकेशन प्रोवाइड नहीं करता है। एक तो पहली बार ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, इसलिए ट्रांसफार्मर को स्टैटिक डिवाइस भी बोलते हैं। तो बेसिकली हमें लुब्रिकेशन की इतनी ज्यादा जरूरत होती भी नहीं है ट्रांसफार्मर में। अब ट्रांसफार्मर ऑयल की कुछ खास विशेषता होती है। एक तो ट्रांसफार्मर ऑयल का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन काफी ज्यादा अच्छा होता है, तो जितना अच्छा डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा किसी भी एक कंपोनेंट का, उतनी अच्छी उसकी इंसुलेशन होगी। वो काफी ज्यादा हाई वोल्टेज को इजीली झेल सकता है। नेक्स्ट है लो विस्कोसिटी। ट्रांसफार्मर ऑयल की विस्कोसिटी लो होती है, क्योंकि दोस्तों ट्रांसफार्मर ऑयल क्या करता है? ये कूलिंग का भी काम करता है। तो जब वो ट्रांसफार्मर ऑयल कूलिंग का भी काम कर रहा है तो उसकी विस्कोसिटी ऑब्वियसली कम होनी चाहिए, ताकि वो पूरे जो ट्रांसफार्मर के पार्ट्स है उसके अंदर वो इजीली ग्लो कर सके और उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर सके। और ट्रांसफार्मर ऑयल अधिकतर मॉइस्चर से प्रिवेंट रहता है,
ऑब्वियस सी बात है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बाहरी मॉइस्चर है वो कभी कभी ट्रांसफार्मर ऑयल की परफॉर्मेंस को कम कर सकता है, लेकिन ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर काफी अच्छी प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से ये मॉइस्चर को जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं करता है। और नेक्स्ट है इसका लो पावर पॉइंट। लो पावर पॉइंट का मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर ट्रांसफार्मर किसी लो टेम्परेचर रीजन पे भी काम कर रहा है फिर भी वो जमेगा नहीं। जितना कम उसका लो पावर पॉइंट होगा इसका मतलब ये है कि वो कम टेम्परेचर पे भी फ्लूइड बन के रह सकता है। नेक्स्ट है हाई फ्लैश पॉइंट। हाई फ्लैश पॉइंट का मतलब ये हुआ दोस्तों कि वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे ऑयल के वेपर जल जाए, तो ट्रांसफार्मर का जो फ्लैश पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है, इसलिए ट्रांसफार्मर में जल्दी से आग भी नहीं लगती है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर ऑयल को लुब्रिकेटिंग ऑयल की तरह इस्तेमाल क्यों नहीं करा जाता है? पहला रीजन है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ट्रांसफार्मर ऑयल लाइटर होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल की विस्कोसिटी भी लो होती है, ट्रांसफार्मर ऑयल की फ्लैश पॉइंट भी काफी ज्यादा हाई होता है। अगर हम बात करें मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन की, तो ऑल्दो आपका ट्रांसफार्मर ऑयल काफी अच्छा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है मॉइस्चर के अगेंस्ट, लेकिन लुब्रिकेशन ऑयल उससे भी ज्यादा अच्छा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और लास्ट है एंटीवेयर एडिटिव्स। ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी एंटीवेयर एडिटिव्स नहीं होते हैं, तो इसी वजह से ये मैकेनिकल लुब्रिकेशन के लिए सुटेबल भी नहीं होता है। और ट्रांसफार्मर ऑयल को हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं? ज्यादातर ट्रांसफार्मर ऑयल में हम यूज करते हैं मिनरल ऑयल का, और इसको क्रूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट से एक्सट्रैक्ट करा जाता है। एक अच्छे ट्रांसफार्मर ऑयल की जो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ होगी वो 50 kV होगी एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स। और ट्रांसफार्मर ऑयल में कुछ समय बाद या कुछ ईयर बाद स्लजिंग बन जाती है। स्लजिंग क्या है? गाद है, हिंदी में इसको बोलते हैं गाद। तो स्लजिंग एक तरीके का सेमी सॉलिड मटेरियल हो जाता है, तो ये कुछ ट्रांसफार्मर के एक डीमेरिट्स कह सकते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 36 है द टर्न रेशियो ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज 100 इफ द करंट इन अ प्राइमरी इज 100 एम्पियर, व्हाट इज द करंट इन सेकेंडरी। किसी वितरण ट्रांसफार्मर का फेरा अनुपात 100 है, यदि प्राथमिक की धारा 100 एम्पियर है तो द्वितीयक की धारा कितनी होगी? ए 100 एम्पियर, बी 1 एम्पियर, सी 10,000 एम्पियर एंड डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों ट्रांसफार्मर टर्न रेशियो क्या होता है? नंबर ऑफ प्राइमरी वोल्टेज अपॉन में नंबर ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज इज इक्वल्स टू प्राइमरी वोल्टेज अपॉन में सेकेंडरी वोल्टेज इज इक्वल्स टू सेकेंडरी करंट अपॉन में प्राइमरी करंट। तो इससे एक इक्वेशन और निकल सकती है, यानी कि प्राइमरी वोल्टेज अपॉन में सेकेंडरी वोल्टेज इज इक्वल्स टू सेकेंडरी करंट अपॉन में प्राइमरी करंट। अब क्वेश्चन में हमें टर्न रेशियो दिया हुआ है। टर्न रेशियो यानी कि प्राइमरी वोल्टेज अपॉन में सेकेंडरी वोल्टेज, वो कितना दिया हुआ है? वो आपको 100 एम्पियर दिया हुआ है। और हमें प्राइमरी करंट दे रखा है, वो कितना दे रखा है? 100 एम्पियर दे रखा है। अब हमें सेकेंडरी करंट निकालना है, कुछ नहीं करना है, केवल इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आई सेकेंडरी कितना निकल जाएगा? 100 × 100 यानी कि 10,000। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है इन अ ट्रांसफार्मर प्राइमरी हैज 200 टर्न्स एंड सेकेंडरी हैज 50 टर्न्स। इफ 240 वोल्ट AC इज अप्लाइड इन द प्राइमरी, व्हाट इज द वोल्टेज इन द सेकेंडरी। किसी ट्रांसफार्मर में प्राथमिक में 200 टर्न तथा द्वितीयक में 50 टर्न है। यदि प्राथमिक में 240 वोल्ट AC का अनुप्रयोग किया जाता है तो द्वितीयक की वोल्टता कितनी होगी? ए 960 वोल्ट, बी 60 वोल्ट, सी 80 वोल्ट एंड डी 240 वोल्ट। फिर से हमें दोस्तों ट्रांसफार्मर के टर्न रेशियो में जाना पड़ेगा। नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न अपॉन में नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स इक्वल्स टू प्राइमरी वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी वोल्टेज। तो प्राइमरी में कितनी टर्न्स है? 200 टर्न्स है। सेकेंडरी में कितनी टर्न्स है? 50 टर्न्स है। अब हमने 240 वोल्ट AC प्राइमरी में अप्लाई करी है, तो ये 240 हो जाएगा और हमें इसमें सेकेंडरी वोल्टेज निकालनी है। तो कुछ क्वेश्चन तो इतने इजी आ रहे हैं कि आपको हार्डली 20 से 30 सेकंड लगेंगे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये 0 से ये 0 कटा, 5 4 जा 20 और ये 60, तो सेकेंडरी वोल्टेज कितना हो जाएगा? 60 वोल्ट। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी इन अ ट्रांसफार्मर इज। ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता के लिए डैश है। ए कॉपर लॉसेस इक्वल्स टू 0, बी कोर लॉसेस इज इक्वल्स टू 0, सी कॉपर लॉसेस इज इक्वल्स टू कोर लॉसेस एंड डी बोथ ए एंड बी। दोस्तों ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी तब होती है जब कॉपर लॉसेस और कोर लॉसेस बराबर होते हैं। कोर लॉसेस को ही आयरन लॉसेस भी बोला जाता है और नो लोड लॉसेस भी बोला जाता है। अब ट्रांसफार्मर में दो तरीके के लॉसेस होते हैं, एक होता है आयरन लॉस और दूसरा होता है कॉपर लॉस। जो आयरन लॉस होता है या कोर लॉसेस होते हैं वो विदाउट लोड भी ट्रांसफार्मर के अंदर होते हैं, यानी कि अगर हमने कोई लोड भी अप्लाई नहीं करा तो भी ये लॉसेस आपके ट्रांसफार्मर में होंगे ही होंगे। और ये लॉसेस किसकी वजह से होते हैं? और दोस्तों ये लॉसेस ट्रांसफार्मर की आयरन कोर में होते हैं ड्यू टू इस मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी। और इस लॉसेस के अंदर आते हैं दोस्तों हिस्टैरिसीस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस। अब कॉपर लॉसेस दोस्तों ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की रेजिस्टेंस की वजह से होते हैं और कॉपर लॉसेस को दोस्तों I2R लॉसेस भी बोला जाता है। और ये लॉसेस करंट के साथ स्क्वायर टाइम बढ़ते रहते हैं। तो जैसे जैसे इसमें लोड बढ़ता रहेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा और वैसे वैसे ट्रांसफार्मर के लॉसेस इंक्रीज होते रहेंगे। तो ट्रांसफार्मर को हमें बैलेंस करना पड़ता है ताकि हम उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी को अचीव कर सकें। अब दोस्तों नो लोड लॉसेस को तो हम नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो लॉसेस तो आपके बिना लोड के भी होंगे ही होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, यानी कि आयरन लॉसेस तो आपके होने ही होने हैं। तो अगर हम ऐसा कर दे कि आयरन लॉसेस को कॉपर लॉसेस के बराबर बना दें तो उस केस में क्या होगा, हमें एफिशिएंसी मैक्सिमम मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 39 है करंट
करंट ट्रांसफार्मर इज एम्प्लॉयड फॉर, धारा ट्रांसफार्मर को डैश के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ए चेंजिंग करंट इन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, बी फॉर मेजरमेंट ऑफ हाई अल्टरनेटिंग करंट, सी टू स्टेप अप करंट फॉर हाई वोल्टेज पावर एप्लीकेशन, एंड डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों करंट ट्रांसफार्मर एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है और इसका मेन काम क्या है, ये स्टेप डाउन करता है हाई करंट की वैल्यू को, ताकि हम इजिली करंट की वैल्यू को मेजर कर पाए। और दोस्तों जो करंट की टिपिकल रेंज होती है वो कितनी होती है, वो 1 एम्पेयर से 5 एम्पेयर तक की होती है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और दोस्तों करंट ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये करंट को तो कम कर रहा है लेकिन वोल्टेज के लेवल को बढ़ा रहा है। तो जब हम वोल्टेज के लेवल को बढ़ाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोला जाता है। अब क्योंकि दोस्तों जो करंट हम मेजर कर रहे हैं बेसिकली किसी भी सर्किट का, उसको ट्रांसफार्मर के साथ सीरीज में कनेक्ट करा जाता है, इसलिए कभी कभी हम करंट ट्रांसफार्मर को सीरीज ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कवर कर लिए। अब हम करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में काफी कम वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं, और जो प्राइमरी में हम वाइंडिंग अप्लाई करते हैं उसको लाइन के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि जो सप्लाई लाइन आ रही है उसके साथ प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्ट रहती है, और प्राइमरी वाइंडिंग के साथ ही लोड को कनेक्ट करा जाता है। सेकेंडरी वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग में हम थिन वायर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा वायर थिन होगा या जितना ज्यादा वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा उतना ही उसका हाई रेजिस्टेंस होगा। और सेकेंडरी वाइंडिंग में हम कनेक्ट करते हैं एमीटर को। करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग ऑलमोस्ट 20 गुना तक करंट को कम कर देती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने 100 एम्पेयर का करंट प्राइमरी में दिया तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो 5 एम्पेयर का मिलेगा, यानी कि उसने पावर ऑलमोस्ट 20 गुना तक कम कर दी। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखना कि सेकेंडरी वाइंडिंग को हमेशा शॉर्ट सर्किट करा जाता है बिफोर रिमूविंग द एमीटर, क्योंकि अगर हमने सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट नहीं करा और सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन छोड़ दिया तो काफी ज्यादा हाई वोल्टेज फ्लो करेगा जो पूरी ट्रांसफार्मर की कोर को सैचुरेट कर देगा। तो उससे ट्रांसफार्मर की कोर तो आपकी डैमेज हो ही जाएगी, साथ में उसमें काफी ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे किसी की मृत्यु भी हो सकती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर मेजरिंग हाई अल्टरनेटिंग करंट। क्वेश्चन नंबर 40 है, अ स्कॉट कनेक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज आल्सो नोन एज। ट्रांसफार्मर के स्कॉट कनेक्शन को क्या कहा जाता है, ए वीवी कनेक्शन, बी वाई कनेक्शन, सी डेल डेल कनेक्शन, एंड डी टीटी कनेक्शन। दोस्तों स्कॉट कनेक्शन को हम टीटी कनेक्शन भी बोलते हैं, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम 3 फेज को 2 फेज कन्वर्जन कर सकते हैं और 2 फेज को 3 फेज कन्वर्जन कर सकते हैं, यानी कि हम 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में बदल सकते हैं और 2 फेज सप्लाई को 3 फेज सप्लाई में बदल सकते हैं। और दोस्तों स्कॉट कनेक्शन में हम 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। एक ट्रांसफार्मर को कहा जाता है मेन ट्रांसफार्मर और दूसरे ट्रांसफार्मर को कहा जाता है ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर या टीजर ट्रांसफार्मर। और ये जो ट्रांसफार्मर कनेक्टेड होते हैं ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होते हैं, ना कि मैकेनिकली, क्योंकि दोनों अलग अलग ट्रांसफार्मर है, इसलिए इनको मैकेनिकली कनेक्टेड नहीं करा जाता, इनको इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड करा जाता है। तो अर्लियर जब स्कॉट ट्रांसफार्मर बना था तो उसका मेन काम क्या था कि वो 3 फेज सप्लाई से 2 फेज सप्लाई को निकाल सके, लेकिन एडवांसमेंट के साथ साथ अब हम स्कॉट कनेक्शन को 2 फेज सप्लाई से 3 फेज सप्लाई कन्वर्जन के लिए भी इस्तेमाल करने लगे हैं। और जो ट्रांसफार्मर हम इसमें 2 सिंगल फेज यूज करते हैं तो दोनों ही ट्रांसफार्मर वाउंड टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं। जो मेन ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो 50% पे सेंटर टेप होती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये मेन ट्रांसफार्मर है और इसकी जो वाइंडिंग है वो 50% पे, यानी कि एग्जैक्टली हाफ पॉइंट पे टेप हो रखी है। और जो टीजर ट्रांसफार्मर है, ये जो ट्रांसफार्मर है ये एक टीजर ट्रांसफार्मर है, इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो 86.6% पे टेप होती है। अब जो मेन ट्रांसफार्मर होता है उसको किसी 2 लाइन के बीच में कनेक्ट करा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, जो मेन ट्रांसफार्मर है को वाई और बी लाइन में कनेक्ट करा गया है, और जो टीजर ट्रांसफार्मर है उसकी एक लाइन तो मेन लाइन के साथ कनेक्ट रहती है और जो दूसरा पार्ट होता है उसका वो एग्जैक्टली सेंटर टेप करा जाता है मेन वाइंडिंग के साथ, और उसको फिर थर्ड लाइन के साथ कनेक्ट करा जाता है। और जो स्कॉट कनेक्शन की सेकेंडरी साइड होती है वो हमें 2 फेज आउटपुट प्रोवाइड करवाती है। और दोस्तों स्कॉट कनेक्शन की क्या क्या एप्लीकेशन होती है, स्कॉट कनेक्शन को इलेक्ट्रिकल फर्नेस में यूज करा जाता है और ये सिंगल फेज लोड को सप्लाई देने के लिए भी इस्तेमाल में आता है, जैसे सच एस इलेक्ट्रिकल ट्रेन। और दोस्तों स्कॉट कनेक्शन 3 फेज सिस्टम के साथ 2 फेज सिस्टम को लिंक कर सकता है, और स्कॉट कनेक्शन 3 फेज को 2 फेज में कन्वर्ट कर सकता है और 2 फेज को 3 फेज में कन्वर्ट। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टीटी कनेक्शन। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।